फ्रांस देश के महाराज एलन बहुत ही शूरवीर थे। वह महारानी एला के साथ रहा करते थे। उनके खुशमिजाज स्वभाव के कारण सारी प्रजा बहुत खुश थी। महारानी एला अपनी प्रजा पर पुत्रवत प्रेम किया करती थी। उसका प्रेम देख सारी प्रजा बहुत खुश थी। महाराज और महारानी को प्रजा का सुख तो मिला, मगर दोनों दिन ब दिन बहुत उदास रहने लगे थे। एक दिन महारानी एला महाराज से, महाराज, हम हमारे नसीब को दोष देकर कितने दिन ऐसे उदास रहेंगे? हमें तो लगता है हमारे नसीब में संतान सुख ही नहीं लिखा है। हमारे राज्य के पंडित जी ने हमें बताया था कि हमारे नसीब में संतान का सुख है, मगर हमें ये सुख बहुत प्रतीक्षा के बाद मिलेगा। हाँ, अब वही आशा मन में है। ऐसा कहकर महाराज अपने राज्य को देखने के लिए चले जाते हैं। उन्हें राज्य की इस तरह से देखभाल करते देख प्रजाजन बहुत खुश होते थे। महाराज एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। तभी महाराज, हमें यहाँ शिकार मिलना असंभव लग रहा है। महाराज, थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, शायद हमें आगे शिकार मिल जाए। हाँ, चलिए। ऐसा कहकर महाराज सिपाहियों के साथ आगे चले जाते हैं। थोड़ी दूर चले जाने के बाद महाराज को किसी के फुंकारने की आवाज़ सुनाई देती है और महाराज उस तरफ देखते हैं। हमें यहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। लगता है यहाँ कोई जानवर फंसा है। सिपाही इधर उधर नजर फेर कर देखते हैं। तभी एक सिपाही महाराज से, महाराज, झाड़ियों में एक बहुत बड़ा सांप जख्मी अवस्था में फंसा हुआ है। जाओ, उसे जल्द से जल्द वहां से निकालो। महाराज, वो सांप हमें अपने पास नहीं आने दे रहा। ठीक है, उसे हम देखते हैं। जी महाराज। अब सिपाही एक जगह खड़े हो जाते हैं। उस नागराज को देख महाराज को वह नागराज अलौकिक शक्तियों से युक्त लगता है। महाराज नागराज से, हे नागराज, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे कोई हानि ना पहुंचाए। महाराज, आप मुझे मुक्त करिए, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। महाराज उसकी बात सुन एक लकड़ी की सहायता से नागराज को जाल से मुक्त कर देते हैं और तभी महाराज की नज़र नागराज के जख्म पर जाती है। महाराज नागराज से, नागराज, मैं आपकी ये जख्म अभी ठीक कर देता हूँ। महाराज ऐसा कहकर जंगल की वनौषधि उस जख्म पर लगा देते हैं। तभी नागराज मन में, ये महाराज के बारे में क्या सोच रहा था। और महाराज तो बहुत अच्छे हैं और नेक दिल भी है। ऐसा मन में सोचकर नागराज महाराज की ओर देखता है। महाराज के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई देती है। ये देख नागराज महाराज से, महाराज, आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। नागराज, मेरे पास सब कुछ है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्रेम करती है, मगर मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। इसी वजह से मैं थोड़ा दुखी हूँ। महाराज, आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। आप क्या करने वाले हैं नागराज? महाराज, आप मेरे साथ आइए। ऐसा कहकर नागराज एक बड़े पहाड़ के नीचे एक बिल में चला जाता है और उसमें से नागराज एक लाल रंग का फल लेकर आता है। फल तो बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट दिख रहा था। महाराज, आप ये फल महारानी को खिला दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। नागराज, क्या हमें संतान की प्राप्ति होगी? महाराज, ये एक जादुई फल है जिसके प्रभाव से आपको संतान सुख मिल पाएगा। धन्यवाद नागराज, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। महाराज, ये फल संध्या के पूर्व ही महारानी को खिलाना होगा, नहीं तो इस फल का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। नागराज, मैं जल्द ही जाकर महारानी को ये फल खिलाता हूँ। महाराज और सैनिक अपने राज्य जाने के लिए निकल जाते हैं। राज्य में पहुंचते ही महाराज महारानी को सारी हकीकत बतलाते हैं और महाराज महारानी को वो जादुई फल अपने हाथों से खिलाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और महारानी गर्भवती रहती है। ये सुन सभी खुश हो जाते हैं।
उनके दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। महारानी को एक दिन प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तभी महारानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। दोनों के किलकारियों से महल गूंज उठा और इसी बात से महाराज ने नगर में मिठाइयाँ बांटी और अपनी खुशी जाहिर की। महाराज ने पुत्र का नाम एडवर्ड और पुत्री का नाम लीसा रखा। दोनों दिखने में बहुत खूबसूरत थे। उनकी सुंदरता से सारा राज्य परिचित था। अब वह 15 साल के हो गए थे। एडवर्ड बहुत ही उम्दा राजकुमार बन गया था और राजकुमारी भी बहुत सुंदर दिख रही थी। एक दिन सारे बाग में बैठ बातें कर रहे थे। तभी महाराज के महल को अचानक से आग लग जाती है। भाइयों, महल में आग कैसे लगी? जाओ, इसे जल्दी बुझाओ। राजकुमारी ये सब देख अपने हाथ हवा में उठाती है और जादू से सारे महल की आग बुझा डालती है। ये देख महाराज और महारानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महाराज महारानी से, हमारी राजकुमारी तो अद्भुत शक्तियों की धनी है। लीसा के पास जादुई शक्तियां हैं जिसका वो बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकती है। राजकुमारी महल जैसा था वैसे ही कर देती है और सारे बगिए के पेड़ भी हरे भरे कर देती है। ये देख महारानी महाराज से, सच में महाराज, हमारी लीसा बहुत ही अद्भुत शक्तियों से परे है और लीसा इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकती है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरे राज्य के महाराज पीटर को लीसा के अद्भुत शक्तियों के बारे में पता चलता है। महाराज पीटर को महाराज एलन के राज्य पर कब्जा करना था, इसीलिए पीटर मन ही मन कुछ सोचने लगा। तभी उसके राज्य की जादूगरनी औरा वहां आ जाती है। वह महाराज पीटर से, क्या हुआ महाराज? आप तो बड़े चिंता में दिखाई दे रहे हो। महाराज एलन की पुत्री बड़ी ही शक्तिशाली है। उसकी शक्तियां हमारे लिए हानिकारक हो सकती है और इसलिए तुम उसकी सारी शक्तियां नष्ट कर डालो। जैसी आज्ञा महाराज, आपका काम हो जाएगा। उस लीसा का बंदोबस्त करके आना। औरा वहां से चली जाती है। तभी वह रूप बदलकर लीसा के पास आती है और लीसा उससे पूछती है, आप कौन हो? मैंने तो आज तक आपको महल में नहीं देखा। तुम मुझे देखोगे कैसे राजकुमारी? मैं तो दूसरे राज्य से हूँ ना। बोलो, तुम्हारा क्या काम था? मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। ठीक है, एकांत। ऐसा कहकर लीसा अपने दासियों को वहां से बाहर भेज देती है और लीसा औरा से कहती है, कहिए, क्या कहना था आपको? राजकुमारी, मुझे आपकी अद्भुत शक्तियों के बारे में पता चला है। क्या ये सच में है? हाँ, मगर आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं दूसरे राज्य की जादूगरनी हूँ और मैं आपकी शक्तियाँ लेने आई हूँ। औरा अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। अब लीसा के हाथ ऊपर ही नहीं उठ पाते। यह देख लीसा, ये सरासर धोखा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ऐसा ही किया है राजकुमारी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर औरा वहां से चली जाती है। ये देख लीसा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे ही दिन महाराज पीटर महाराज एलन के राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और यह देख सारी प्रजा में भय निर्माण हो जाता है। यह देख महाराज एलन परेशान हो जाते हैं। तभी राजकुमार एडवर्ड वहां आते हैं। एडवर्ड अपने पिताजी से, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि युद्ध में स्वयं लड़ूं और जीत कर आऊं। ठीक है पुत्र, मगर संभल कर रहना। शत्रु बहुत ही चालाक है। उसके मंसूबे जल्द ही भाप लेना और अपना कार्य सफल करना। हाँ पिताजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर महाराज राजकुमार को आशीर्वाद देते हैं। राजकुमार युद्ध के लिए चले जाते हैं। उन्हें युद्ध में लड़ते देख पीटर बहुत खुश हो जाता है। वह मन में, आज मैं एडवर्ड को मारकर इसका राज्य हथिया लूंगा और मैं दोनों राज्यों का महाराज बन जाऊंगा। ऐसा कहकर पीटर लड़ाई करने आता है। पीटर को पता ही नहीं था कि एडवर्ड के पास भी एक अद्भुत अकल्पनीय शक्ति है जिसकी वजह से कोई भी राजा उसे जीत नहीं सकता था। जब ये बात पीटर को पता चली तब वो गुस्से से लाल हो उठा। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने औरा की जादुई छड़ी तोड़ दी, जिस वजह से उसका सारा जादू खत्म हो गया।
और राजकुमारी लीसा जादुई पास से मुक्त हो गई। वो एडवर्ड को भी हरा नहीं पाया, जिस वजह से राजकुमार एडवर्ड अपने राज्य में एक बड़ी जीत लेकर वापस आते हैं और महाराज महारानी बेहद खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी शक्तियाँ हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और हमारा वर्तन भी हमेशा अच्छा रहना चाहिए। मुंबई शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवा और उसकी पत्नी सुजाता रहा करते थे। वो दोनों दिन भर मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। उन्हें 2 बच्चे थे। जब वो काम पर जाते तब दोनों बच्चे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। एक दिन सोना अपने भाई सूरज से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना हम कुछ बाहर से खाकर आते हैं। सोना, हमारे माँ पिताजी कितनी मेहनत करते हैं और हम ऐसे बाहर खाएंगे तो हमें पैसों की दिक्कतें आएगी। ठीक है भैया, मगर मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ, अभी देता हूँ। सूरज सोना को एक रोटी पर अचार लगाकर खाने के लिए देता है। सोना भी वो रोटी चुपचाप खा लेती है और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिवा और सुजाता घर पर आ जाते हैं। घर पर देखते हैं तो सूरज सोना के साथ खेल रहा था। ये देख शिवा, सूरज, आज सोना ने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं पिताजी, सोना तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहती है। और हाँ, तुम दोनों की पढ़ाई हो गई या नहीं, कि बस खेल ही रहे हो? पिताजी, हमने स्कूल से आते ही पढ़ाई पूरी कर ली। चलो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर शिवा हाथ मुंह धोने चला जाता है। सुजाता किचन में जाकर खाना बनाती है और वो चारों उस दिन अच्छी तरह से खाना खाकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपने बच्चों के लिए शिवा और सुजाता बहुत मेहनत किया करते थे। बारिश के दिन शुरू हो गए थे। शिवा और सुजाता को काम पर जाने के लिए दिक्कत हुआ करती थी, मगर दोनों हर रोज काम पर जाया करते थे। एक दिन रात भर से बारिश शुरू थी। तभी सूरज सुजाता से, माँ, आज तुम काम पर मत जाओ, आज बहुत तेज बारिश है। बेटा, घर रहकर कैसे चलेगा, काम पर तो जाना ही होगा। माँ, आज रुक जाओ ना। नहीं मेरे बच्चे, घर पर रहकर हमारा गुजारा कैसे होगा, हमें जाना ही होगा, नहीं तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है माँ, तुम दोनों जाओ, मगर घर जल्दी वापस आना। हाँ बेटे, तुम तब तक सोना का और खुद का ख्याल रखना। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता काम पर निकल जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारा पानी दिखाई देता है। वो देख दोनों जल्दी जल्दी से काम पर चले जाते हैं। काम पर पहुंचते ही वहाँ सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। शिवा सुजाता से, हम खामखा ही आज काम पर निकले, यहाँ देखो कितना पानी है, आज काम तो नहीं हो पाएगा, चलो जल्दी घर चले जाते हैं। हाँ चलिए, नहीं तो यहाँ और पानी बढ़ जाएगा। हाँ चलो। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी बहुत तेज से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देख शिवा और सुजाता बहुत डर जाते हैं। वो एक जगह खड़े होकर बारिश कम होने का इंतजार करते हैं, मगर बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी ही देर में उस जगह कमर तक पानी आ जाता है और वो पानी देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो गए, मगर सुजाता और शिवा को घर जाने की चिंता खाए जा रही थी। सुजाता शिवा से, अगर ऐसे ही घर में पानी भर गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? सुजाता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो हमें जल्दी घर जाना होगा। इतनी बारिश में हमें सावधानी से जाना होगा। हाँ चलो। चलिए। ऐसा कहकर शिवा सुजाता के साथ कमर भर पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। दूसरी ओर सूरज और सोना अकेले घर पे थे। सूरज उसकी बहन के साथ एक जगह बैठा था। उसने देखा कि घर में पानी आ रहा है। वो देख सूरज डर गया और वो सोना के साथ जाकर बेड पर चढ़ जाता है और एक जगह बैठ जाता है। सूरज मन में, माँ, पिताजी, आप कहाँ हो? आप जल्दी घर आ जाओ। माँ पिताजी कब आएंगे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी आ जाएंगे सोना, तुम चिंता मत करो। सूरज उसको समझाकर एक जगह सोना के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बेड के नीचे पानी आ जाता है। ये देख सूरज बहुत डर जाता है। वो सोना को लेकर छत पर चला जाता है। वही एक जगह सोना के साथ खड़ा रहता है। वहाँ तेज बारिश की वजह से रास्तों पर से पानी बह रहा था।
उसमें लोगों के सामान और लोग भी बहकर जा रहे थे। पानी का बहाव देख सूरज बहुत डर जाता है। वो उस ओर देख ही रहा था, तभी उसे पानी में उसके माता पिता तैरते हुए आ रहे हैं ये दिखाई देता है। उन्हें देख दोनों बच्चे, पिताजी, माँ। माँ, पिताजी, आप इधर आओ, हमें बहुत डर लग रहा है। माँ। ऐसा कहकर सोना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख शिवा सूरज से, सूरज, अपनी बहन का ख्याल रखना और तुम्हारा भी ख्याल रखना। शिवा ऐसे कह ही रहा था, तभी तेज बाढ़ आई और दोनों बह गए। पिताजी, पिताजी। ऐसा कहकर सूरज बहुत रोने लगा। उसके साथ सोना भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। दोनों भी छत पर एक कोने में खड़े थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद वही दोनों बैठकर सो जाते हैं। सुबह होती है, फिर भी बारिश का पानी कम नहीं होता। ये देख दोनों भी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोना सूरज से, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सोना, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। तुम यही रहना, कहीं मत जाना मेरी बहना। हाँ भैया, मैं यही हूँ। ऐसा कहकर सूरज नीचे घर में जाकर देखता है तो पूरा घर पानी से भरा हुआ था और सब सामान पानी में डूब गया था। ये देख सूरज खुद से, अब मैं क्या करूं? सोना को क्या खिलाऊं? ऐसा मन में सोच रहा था, तभी उसे एक बिस्किट का पैकेट दिखाई देता है जो कि पानी में तैर रहा था। थोड़ी मेहनत करके लकड़ी की सहायता से सूरज वो पैकेट उठा लेता है और उसे लेकर छत पर चला जाता है। सूरज सोना से, सोना, ये बिस्किट खा लो, यही मिला है। ठीक है भैया। सूरज सोना को बिस्किट खिलाता है और खुद थोड़े खाकर वहीं बैठ जाता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। पानी की बाढ़ कुछ कम ही नहीं हो रही थी। ये देख सूरज बहुत चिंतित दिखाई देता है। तभी उसे एक नाव पानी में दिखती है। वो जोर जोर से उस नाव की ओर आवाज़ देता है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। प्लीज हेल्प। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वो नाव उनकी तरफ आई और उन्हें छत से निकालकर नाव में बैठा दिया। चाचा, आप हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं? बच्चों, पड़ोसी गांव में एक धर्मशाला है, वहाँ सभी लोग ठहरे हुए हैं। मैं तुम्हें वही ले जा रहा हूँ। मेरे माँ पिताजी भी पानी में बह गए। जो भी लोग पानी में बह गए थे उन्हें वहाँ निकाला गया है। शायद तुम्हारे माँ पिताजी वहाँ मिल जाए। चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। जी, चलिए चाचा। ऐसा कहकर नाव वाला बच्चों को सही सलामत दूसरे गांव लेकर चला जाता है और धर्मशाला में उतार देता है। वहां जाते ही सूरज और सोना अपने माँ पिताजी को ढूंढते हैं। उन्हें एक जगह सुजाता और शिवा बहुत रोते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख सूरज और सोना उनकी ओर दौड़कर चले जाते हैं। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? बच्चों, हम पानी में बहकर यहाँ आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। दोनों एक दूसरे को गले लगकर बहुत रोते हैं और मन ही मन शिवा और सुजाता भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बाढ़ की वजह से कितने घर ऐसे ही बर्बाद हो गए। कई लोगों की जानें चली गई। कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए। ऐसे कठिन समय में हम सबको मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। शारदा बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती थी। सुहानी भी स्कूल में पढ़ा करती थी। उसका क्लास में हमेशा पहला नंबर आया करता था। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन देख उसकी माँ शारदा बहुत खुश हुआ करती थी। शारदा के पति संजय एक दुकान में काम किया करते थे। उसकी महीने की तनख्वाह में सुहानी की स्कूल की फीस और घर के कुछ काम ही हुआ करते थे। शारदा और संजय दोनों मिलकर घर अच्छी तरह से संभाला करते थे। एक दिन संजय बहुत बीमार पड़ जाता है। शारदा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। डॉक्टर, इन्हें देखिए ना क्या हुआ है। रात से बुखार आया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, मुझे देखने दीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर संजय को चेक करते हैं। संजय को चेक करने के बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं, मगर आपको आराम की सख्त जरूरत है। शरीर में खून की कमी और थकावट के कारण आपको बुखार आया है, इसलिए आपको 1 महीने तक आराम करना होगा। जी डॉक्टर। अब संजय और शारदा घर चले जाते हैं।
घर जाते ही शारदा संजय से, अजी आप आज से काम पर नहीं जाएंगे, घर पर रहकर आराम करेंगे। शारदा, मैं घर पर रहूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। ठीक है शारदा, तुम कह रही हो तो मैं 1 महीना घर पर आराम करता हूँ। जी। शारदा अब अपना काम करने चली जाती है। सुहानी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती है और उसके पिताजी का ख्याल रखती है। शाम के समय शारदा घर पर आकर खाना बनाती है और तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा, आज काम ज्यादा था क्या? नहीं तो। तुम्हारे चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर शारदा खाना खाकर जल्दी काम करके सो जाती है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। शारदा की इन सब में बहुत खिंचातान हुआ करती थी। शारदा की दिन भर की कसरत देख संजय को बहुत बुरा लगता है। एक दिन संजय शारदा से, शारदा, अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। आप घर पर रहकर आराम कीजिए और 10 दिन बाद काम पर चले जाना। संजय अब 10 दिन बाद काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद दुकान मालिक संजय से, अरे संजय, तुम 1 महीने से कहाँ गायब थे? काम पर भी नहीं आए? मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पे आराम कर रहा था। संजय, मगर अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते क्योंकि 1 महीना हो गया तो मैंने काम पर दूसरा आदमी रख लिया है। मगर मालिक, मेरी नौकरी, मैं तुम्हारे लिए मेरा काम धंधा तो नहीं छोड़ सकता ना। ठीक है मालिक, चलता हूँ। जी। संजय ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और अपने घर आकर संजय सोच में डूबा देख, क्या हुआ, आज जल्दी काम से घर पर आ गए? मेरी नौकरी चली गई है शारदा। मालिक को तो पता था ना कि आप बीमार हो, फिर भी काम से निकाल दिया। शारदा, कोई किसी का नुकसान नहीं करता। आपने आगे क्या करने का सोचा है? नौकरी तो चली गई। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ धंधा ही शुरू करूँ। विचार तो अच्छा है, मगर हम बेचेंगे क्या? मैं सोच रहा हूँ कोई खाने की चीज की ही रेडी लगा दी जाए, उससे हमारा खर्चा भी कम होगा और शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, हम रेडी पर भजिया बेचेंगे। मेरे हाथ की भजी सबको पसंद है। ठीक है, हम भजियों की रेडी लगाएंगे। आज मैं किराए पर रेडी मिलती है क्या देख कर आता हूँ और कल से हम काम शुरू कर देंगे। जी। ऐसा कहकर संजय रेडी किराए पर देखने चला जाता है और संजय को रेडी किराए पर मिल जाती है। उसे लेकर संजय घर चला जाता है और अगले दिन सारा सामान लेकर शहर के चौक में खड़ा रहता है, जहाँ बहुत से लोग आया जाया करते थे। आज शारदा ने काम से छुट्टी ली थी। आज शारदा संजय के साथ पकोड़े बनाने आई थी। आज दोपहर हो गई मगर उनके रेडी पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ये देख शारदा संजय से, अजी हम सुबह से खड़े हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। सब्र करो शारदा, एक ही दिन में कोई हमारी रेडी पर भजी खाने नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं सोच रही थी कि कुछ भजी बनाकर रखूं, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़े थोड़े खा लेंगे। ठीक है, बनाओ, तुम्हें जो पसंद है वो भजी बनाओ। ऐसा कहकर शारदा कांदा भजी बनाने लगती है। कांदा भजी का सुगंध चारों ओर फैलता है और उस सुगंध से बहुत से लोग वहां आते हैं। ये देख संजय शारदा से, शारदा, कितने लोग हमारे रेडी पर आए। हाँ, देख रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे भैया, मुझे 1 प्लेट कांदा भजी देना। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय एक प्लेट में कांदा भजी और उसके साथ चटनी डाल के देता है। दुकान पर खड़ा आदमी भजी खाकर देखता है और कहता है, अरे भैया, भजिया तो बहुत ही अच्छी बनी है, मुझे 2 प्लेट और पैक करके दे दो। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय 2 प्लेट भजी पैक करवा के देता है। उसके साथ बहुत से लोग उस रेडी पर आते हैं। आज कांदा भजी होने के कारण बहुत से लोग रेडी पर आए और भजी खरीद के चले गए। ये देख शारदा बहुत खुश हो गई। शारदा संजय से, आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारी रेडी पर इतने सारे लोग आएंगे। हाँ शारदा, कल से हम अलग अलग भजिया रखेंगे। हाँ। दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं। आज उनका धंधे का पहला ही दिन था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा धंधा हो सकेगा। अगले दिन शारदा और संजय बहुत सारा सामान लेकर चले जाते हैं। वहाँ अलग अलग प्रकार के भजी बनाकर रखते हैं। वो भजी देख लोग उनके रेडी पर आते हैं। सुशीला शारदा से, शारदा, तुमने भजी की रेडी कब से शुरू कर दी? कल से ही शुरू किया है, तुम्हें क्या दूं?
मुझे तुम्हारे हाथ की भजिया दे दो। ठीक है, अलग अलग देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा सुशीला को भजी पैक करके देती है। सुशीला भजी लेकर चली जाती है। तभी एक बड़ा व्यापारी शारदा की भजी खाने आता है। अरे भाई, मुझे 2 प्लेट भजी दे देना। अभी देता हूँ सेठ जी। ऐसा कहकर सेठ जी को संजय मिर्च की भजी, कांदा भजी और बटाटा भजी दे देता है। सेठ जी वो भजी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो संजय से, अरे भाई, भजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारे हाथ की। मुझे मेरे होटल के लिए ऐसी ही भजिया चाहिए। क्या तुम मेरे होटल में हर रोज भजी ला कर दोगे? हाँ सेठ जी, मैं हर रोज आपके होटल में भजिया ला कर दूंगा। आप आपके होटल का पता मुझे दे दो। संजय ऐसा कहता है। तभी सेठ जी उसके हाथ में उसका कार्ड थमा देते हैं और उसे कल के एडवांस पैसे भी दे देते हैं। ये देख संजय। धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी अब वहाँ से चले जाते हैं। संजय भजी की ऑर्डर हर रोज पूरी किया करता था। शारदा ने भी घर घर जाकर काम करना छोड़ दिया था। वो भी संजय के साथ भजी बनाने में उसकी मदद किया करती थी और दोनों मिलकर धंधा अच्छी तरह से संभाल रहे थे। उनकी दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। अब संजय ने खुद का दुकान खरीद लिया था जिसमें उन्होंने भजी का धंधा शुरू कर दिया था। शारदा के हाथों को बहुत स्वाद था, इसीलिए उसे भजी वाले के नाम से पहचाना जाने लगा। भजियों का बिजनेस उन्हें बहुत तरक्की की राह पर लेकर गया।